वंदे मातरम साथियों। आज के वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास की 2014 की पेपर की बात करेंगे और इसके पेपर फर्स्ट में जो यूनिट थर्ड है इतिहास में अनुसंधान, इस इतिहास में अनुसंधान के 50 प्रश्न आते हैं मित्रों। ये एक ऐसा पोर्शन रहता है जहां प्रत्येक विद्यार्थी थोड़ा असहज महसूस करता है। तो सबसे पहले तो हम प्रकृति देखते हैं क्वेश्चंस की कि किस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे गए पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में, और फिर अतिशीघ्र ही हम एक प्रयास कर रहे हैं कि एक ऑनलाइन बैच इतिहास में अनुसंधान का हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ करें। तो उसके बारे में भी अतिशीघ्र आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सूचना दे दी जाएगी। तो साथियों स्टार्ट करते हैं इतिहास में अनुसंधान। और इतिहास में जो अनुसंधान है ये पेपर, इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन एक, इतिहास के तथ्य उसे अन्यों के द्वारा प्रदत्त होते हैं। इतिहासकार खालिश तथ्यों को प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करते हुए वह उन्हें रंजित कर देता है। इतिहासकार वास्तविक अतीत को मूर्त नहीं कर सकता। और चौथा है, वास्तव में इतिहास एक ही हो सकता है क्योंकि अतीत के अतीत हो जाने के कारण उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। साथियों यहाँ अपने को बताना था असत्य कथन। थोड़ा सा आपको हो सकता है अजीब सा लगे ऑप्शन, परंतु ये अपने को ध्यान रखना है मित्रों कि ये जो पेपर आता है इतिहास में अनुसंधान, ये हमारी समझ पे आधारित होता है। जब हम इसे अच्छे से समझेंगे, टॉपिक पे बात करेंगे, तब अपने क्वेश्चन खुद ब खुद हल होते जाएंगे। पहले अपनी आज केवल इसकी प्रकृति देखने का प्रयास कर रहे हैं और प्रकृति में इसका यही है कि इसका जो उत्तर रहने वाला है वो उत्तर रहने वाला है साथियों 4 नंबर। उत्तर इसका जो है वो 4 नंबर है मित्रों। और ये जो 4 नंबर उत्तर इसका रहेगा कि वास्तव में इतिहास एक ही हो सकता है क्योंकि अतीत के अतीत हो जाने के कारण उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये जो कथन पूछा गया है ये वाला हमारा उत्तर रहेगा इसका क्वेश्चन का। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी नहीं था, यानी नहीं है। वामपंथी कौन सा, वर्तमान इतिहासकारों की बात की गई है तो यहाँ सुमित सरकार वामपंथी है, रोमिला थापर वामपंथी है, AR देसाई भी वामपंथी है। तो यहाँ मित्रों अपना जो उत्तर रहेगा वो रहेगा 4 नंबर। 4 नंबर हमारा उत्तर है वो यहाँ सही होगा। तो ये हमारे RC मजूमदार इसका उत्तर रहने वाला है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सब आल्टन ग्रुप का कभी सदस्य नहीं रहा। निम्नलिखित में से कौन सब आल्टन ग्रुप का कभी सदस्य नहीं रहा। विनयलाल पहला ही इसका उत्तर है, विनयलाल है, ये कभी सब आल्टन ग्रुप के मेंबर नहीं रहे हैं। सुमित सरकार, दीपेश चक्रवर्ती, डेविड हार्डिमन, ये सब आल्टन ग्रुप के मेंबर थे। तो इसके बाद नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा इतिहासकार इतिहास की उपनिवेशवादी संप्रदाय से संबंध नहीं है? उपनिवेशवादी संप्रदाय है उसके संबंध में 3 इतिहासकार हैं नीचे दिए गए में से, कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो जेम्स मिल ये थे, डी बोसब्रुक ये भी थे, और गोल्डन ये भी थे, और एडवर्ड सईद हैं ये नहीं थे साथियों। तो ये क्या है कि जब भी हम उपनिवेशवादी संप्रदाय, सबाल्टर्न संप्रदाय ये पढ़ते हैं तो हमें एक प्रक्रिया से पता चल जाती है, वो ये रहती हैं कि कौन सा किस संप्रदाय का स्टूडेंट रहा था, तो उससे हमें सदस्य रहा है, स्टूडेंट रहा है, इतिहासकार रहा है, तो उससे हमें क्या है पता चलता है एक चीज़ का कि ये लोग हैं, क्योंकि इसकी एक लिस्ट बन जाती है, एक प्रक्रिया हो जाती है, उससे हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। इस पर हम बातचीत करते रहेंगे समय समय पर। अब अगला क्वेश्चन कि इतिहास लेखन का कौन सा स्कूल मानता है कि लंबे समय से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास लेखन पर विशिष्ट वर्गवाद, ब्रैकेट में लिखा है उपनिवेशवादी व बुजुर्गवा राष्ट्रवादी वर्गवाद हावी रहा। देखिए दोबारा सुनिए, क्योंकि ये प्रकृति भी ऐसी ही है, बिल्कुल प्रकृति भी ऐसी ही है, क्योंकि यहाँ के कि इतिहास में अनुसंधान वाला जो भाग है, ये इतिहास में अनुसंधान वाला भाग हमने पहले कहीं नहीं पढ़ा होता, हमें यहीं पढ़ना होता है, एक समझ पे आधारित होता है, पूरे 50 प्रश्न आते हैं, इसलिए ये ही हमारे सिलेक्शन का आधार रहने वाला है साथियों निश्चित तौर पर। तो कौन सा इतिहास लेखन का स्कूल है जो लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास लेखन पर विशिष्ट वर्गवाद कौन है? उपनिवेशवादी बुजुर्गवा राष्ट्रवादी वर्गवाद हावी रहा। तो ये कौन रहा है लंबे समय तक? ये रहा है सबाल्टर्न। साथियों इसमें 2 ऑप्शन अपने को दिख रहे हैं, मार्क्सवादी और सबाल्टर्न, इसमें अपना उत्तर होगा वो सबाल्टर्न होगा। बाकी 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, ये देखिए उदारवादी और उत्तर आधुनिक, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि सबाल्टर्न इतिहासकार औपनिवेशिक भारत के इतिहास का पुनर्लेखन करना चाहते थे। सबाल्टर्न जो इतिहासकार हैं, सबाल्टर्न ग्रुप के जो इतिहासकार हैं, वो औपनिवेशिक भारत के इतिहास का पुनर्लेखन करना चाहते थे, क्योंकि अब अपने को क्या है कि 4 ऑप्शन बताए गए हैं और इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इन 4 में से कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है मित्रों। तो ये 4 कौन से हैं? पहला है ए में क्या दिया है कि औपनिवेशिक भारत के इतिहास में सबाल्टर्न वर्गों को इतिहास में उनका उचित स्थान दे पाने में असफल रहे। पहले का क्या है कि औपनिवेशिक जो ये हैं देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये औपनिवेशिक भारत के इतिहास सबाल्टर्न वर्गों को इतिहास में उसका उचित स्थान दे पाने में असफल रहा है, ये पहला है। तो यहाँ क्या है कि ये बिल्कुल सही है कथन, 1 नंबर। दूसरा है गांधी इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक आदर्शवादी आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा गांधी, नेहरू और जिन्ना जैसे नेताओं ने जनता को गुलामी से आज़ादी दिलाई। ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में औपनिवेशिक भारत के इतिहासकार आम जन के राष्ट्रवाद में विकास में योगदान को जो उसने स्वप्रेरणा से दिया था अहमियत देने में असफल रहे। ये औपनिवेशिक भारत के इतिहासकार आम जन के राष्ट्रवाद के विकास के योगदान को जो उन्हें स्वप्रेरणा से दिया गया था अहमियत देने में असफल रहे थे। औपनिवेशिक भारत के इतिहासकार थे वो असफल थे, बिल्कुल सही है। लास्ट है औपनिवेशिक भारत के इतिहासकार आम जन की राजनीति को अनावश्यक महत्व देते थे, ये गलत है। तो यहाँ क्या है कि ए, बी और सी तीनों सही हैं, तो यहाँ अपना उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों सही है, डी सही नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा सीधा सा ही है और
ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखने का श्रेय दिया जाता है। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सामान्य क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होगा, थोड़ा सा पढ़ने के बाद हो सकता है अभी भी आपको पता हो। थ्यूसिडाइजिस डाइडीज हैं, थ्यूसिडाइडिज या थ्यूसिडाइसिस, जय को एस भी एस होता है तो जय भी बोल देते हैं। तो ये क्या है कि अपने सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास लेखन का इन्हें श्रेय दिया जाता है, जबकि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आप एक बार देख ले, मैं केवल बता देता हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट किया गया क्वेश्चन है, आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है। यह किसका मत है कि इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं हो सकता, तो इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, इस तरह के कथन पूछे जाते हैं, इससे हमें एक अनुमान ये लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण औपनिवेशिक सरकार का एजेंडा नहीं था। अपने को क्या करना है, ऊपर क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन को चुनना है। भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण औपनिवेशिक सरकार का एजेंडा नहीं था, ये कथन असत्य है, बिल्कुल असत्य है। ये भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण औपनिवेशिक सरकार ने किया था। इसके बाद में बाकी सारे सत्य होंगे क्योंकि एक ही उत्तर हो सकता है। बाकी अपने पढ़ लेते हैं कि प्राच्यवादी इतिहास लेखन ने भारतीय इतिहास को यूरोपीय इतिहास से जोड़ने का प्रयास किया। तीसरा है, प्राच्यवादी इतिहास ने भारतीय सभ्यता को अध्यात्म केंद्रित मानते थे। प्राच्यवादियों ने आर्य शब्द को प्रजाति के अर्थ में अभिहित किया और उसे भारतीय इतिहास की प्रजाति आधार पर आर्य व अनार्य जाति में विभाजित करने के उद्देश्य से आरोपित किया। ये सभी कथन हैं, ये सभी कथन सत्य हैं, एक नंबर है वो असत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे सामने है और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कथन है एक कि प्रबुद्धकालीन इतिहासकारों ने प्रबुद्धकालीन इतिहासवेताओं ने सामाजिक व्यवहार और रीति रिवाजों का विश्लेषण किया। इसके बाद में कारण दिया है, प्रबुद्धकालीन इतिहासवेताओं ने सामाजिक व्यवहार और रीति रिवाजों का विश्लेषण किया, ये कथन है। इसका कारण बताया गया है कि उनके प्रयासों से संवैधानिक और सामाजिक इतिहास का उन्होंने आधार बनाया। ये दोनों कथन सही है और एक की व्याख्या करता है, यानी कथन की व्याख्या करता है कारण। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है, बिल्कुल सही है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, ये इस प्रकार के कथन बहुत ज़्यादा आते हैं, अपने बात करेंगे जब अपने ऑनलाइन बैच स्टार्ट करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी कथन, कौन कौन सी परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं जो पूछी जाती है इस पोर्शन से। तो इसमें है कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा, किसने घोषित किया? इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा, ये घोषित किसने किया था? तो इसका उत्तर है बेरी ने। ये मैं टोटल जो आंसर बता रहा हूँ आपको, ये आंसर अपने आरपीएससी के किए आंसर हैं साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानता है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवर्त संवाद है? इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवर्त संवाद है, ये EH कार है, कार, ये इसका उत्तर ये मानने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो साथियों हमारा क्वेश्चन है जो हमें दिख रहा है स्क्रीन पर, वो ये है कि इतिहास है, इतिहास है, क्या है इतिहास, ये हमें बताना है। ए स्वयं अतीत, बी अतीत विषयक वृत्तांत, सी इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवर्त संवाद है, और डी अतीत का पुनर्निर्धारण है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? इतिहास क्या है ये हमें बताना था, और इतिहास स्वयं अतीत है
ये गलत है मित्रों। इसके अलावा अतीत विषयक वृत्तांत है, अतीत विषयक वृत्तांत है, सही है। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत संवाद है, ये भी सही है। और इतिहास अतीत का पुनर्निर्धारण है, ये भी सही है। यानी बी, सी और डी सही है। तो इसका उत्तर नंबर 2 रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मित्रों कि यह किसने कहा था कि इतिहास बुद्धि के रसायन से उत्पन्न सर्वाधिक खतरनाक पदार्थ है। इतिहास के माध्यम से किसी भी बात को उचित ठहराया जा सकता है। इससे निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की सीख नहीं मिलती। इसमें सब कुछ उपलब्ध रहता है और परस्पर विरोधी बातों के लिए उदाहरण उपलब्ध हो जाते हैं। यानी कुल मिला के हमें देखना है कि यह जो पूरा कथन है, यह कथन किसका था। तो ये कथन है पॉल वेरी का मित्रों। तो पॉल वेरी है वो इनका कथन है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित कथनों, वैसे साथियों ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 115 है, ये आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है, इसलिए हमें इस पे समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो ये डिलीट कर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा, ये अपनी ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकवाद के सबसे कटु और शक्तिशाली आलोचक के रूप में उभरा। उत्तर आधुनिकवाद के सबसे कटु और शक्तिशाली आलोचक के रूप में उभरा। इससे इतिहास सहित सभी अनुशासन प्रभावित हुए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है। अब देखिए उत्तर आधुनिक विचारक बताने हैं हमें कुल मिला के। उत्तर आधुनिक विचारक नीचे दिए गए हैं। इनमें 3 उत्तर आधुनिक विचारक हैं और 1 उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है। वह कौन सा है वो हमें बताना है। तो हेडन वाइट है, ये उत्तर आधुनिक विचारक है। जोक देरिदा भी है, माइकल फुको भी है, जबकि ये नहीं है। ये नहीं है तो अपनी नहीं है पूछा तो अपना उत्तर क्या होगा, उत्तर 3 नंबर होगा, एरिक हॉब्सबॉम। ये उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है मित्रों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन के विषय में गलत कथन पहचानिए। उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन के विषय में गलत कथन पहचानिए। यह इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता का खंडन करता है। यह इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता का खंडन करता है। ये गलत नहीं है, ये सही है। उत्तर आधुनिक इतिहास के विषय में, लेखन के विषय में यह पूर्व मान्यता का भी खंडन करता है कि ऐतिहासिक सत्य जैसा कुछ होता है। इतिहासकार उसे स्थापित कर सकता है। यह पूर्व मान्यताओं का भी खंडन करता है कि ऐतिहासिक सत्य जैसा कुछ हो सकता है और उसे इतिहास स्थापित कर सकता है। ये भी ये मानता है सत्य है। इसके बाद में यह इतिहास के अर्थों की संभावनाओं को खोजने के लिए एक पाठ की तरह से देखता है। यह इतिहास को अर्थों की संभावनाओं को खोजने के लिए एक पाठ की तरह देखता है। ये भी सत्य है साथियों, इसकी धारणा है। तो लास्ट है वो गलत हो जाएगा। लास्ट क्या है कि यह इस धारणा का खंडन करता है कि सभी ऐतिहासिक आख्यान अंततः अतीत विषयक सिद्धांत होते हैं। तो ये इसका सही गलत है, ये ऐसा नहीं मानता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एनाल्स संप्रदाय। एनाल्स जो संप्रदाय है, इस एनाल्स संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन असत्य है। एनाल्स संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए, एनाल्स संप्रदाय का नाम एनाल्स नामक जर्नल के नाम पर पड़ा, सही है। एनाल्स इतिहासकार इतिहास की अतीत से भविष्य की ओर अग्रसित देखते हैं, ये गलत है, ये नहीं मानते। एनाल्स इतिहासकार स्वयं को किसी संप्रदाय का प्रतिनिधि नहीं मानते, ये सही है। एनाल्स संप्रदाय ने भारत सहित अनेक देशों में इतिहास लेखन को प्रभावित किया है,
ये भी सही है। तो यहाँ असत्य कथन कौन सा है? यहाँ असत्य कथन है वो 2 नंबर है, तो यहाँ उत्तर 2 नंबर हो जाएगा मित्रों। यहाँ क्या है कि कुल मिला के हमें क्या पता चलता है ऐसे देखने पे? हमें ये पता चलता है कि प्रत्येक संप्रदाय की कौन सी थीम है और इसको मानने वाले विचारक कौन से हैं और उन विचारकों के प्रमुख कथन कौन से हैं। अगर हम इन चीज़ों को फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर पेपर में हम बहुत अच्छे अंक ला पाएंगे। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वस्तुवादी इतिहास लेखन का समर्थक नहीं था? वस्तुवादी इतिहास लेखन के समर्थक कौन नहीं थे? डिल थे, नहीं थे, पहले ही नहीं थे, बाकी तीनों थे, कौंत, बकल और तेन, ये थे, डिल थे, वस्तुवादी इतिहास लेखन के समर्थक नहीं थे। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है? मार्क्सवादी इतिहासकार बताने हैं, इनमें जो दिए गए हैं इनमें मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है। तो ईपी टॉमसन है, क्रिस्टोफर हिल भी है, एरिक हॉब्स बॉम भी है, ये यूएरगेन हाबेरमाश हैं, ये नहीं थे साथियों। तो यही उत्तर होगा, यानी ये मार्क्सवादी इतिहासकार यूएरगेन हाबेरमाश नहीं थे, तो यहाँ ये उत्तर रहेगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा कि इतिहास मानव को बुद्धिमान बनाता है? इतिहास मानव को बुद्धिमान बनाती है, ये बेकन का कथन है, बेकन ने कहा है। नेक्स्ट अगला जो हमारा कथन है कि ह्यूरिस्टिक क्या है? ह्यूरिस्टिक क्या है? तो यहाँ देखिए ह्यूरिस्टिक क्या है? स्रोत सामग्री को चिन्हित कर एकत्रित करने का विज्ञान, ये पहला ही है। ह्यूरिस्टिक क्या है? स्रोत जो सामग्री है उसको चिन्हित कर एकत्रित करने का विज्ञान क्या है? ह्यूरिस्टिक है। तो नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये हमारा मिलान वाला है कि कौन सी विचारधारा को मानने वाला कौन सा इतिहासकार है। यहाँ दिया गया है आरसी मजूमदार कौन थे? ये राष्ट्रवादी थी। इसके बाद में ज्ञानेंद्र पांडे सबाल्टन ग्रुप के थे, AR देसाई वामपंथी थे और WW हंटर उपनिवेशवादी थे। यानी ये सभी मिलान करते हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 ABCD का 2 है, तो ये 2 नंबर जो हैं ये इसका उत्तर हो जाएगा साथियों। ये सभी मिलान हो रहे हैं, सामने लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किसने स्थापित किया था कि इतिहास अतीत के अनुभव का पुनर्विधायन है? तो ये कोलिंगवुड ने स्थापित किया है साथियों। ये कथन किसका है? कोलिंगवुड का है, तो इसका उत्तर कोलिंगवुड रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपनी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इतिहास अनुसंधान का प्रथम सोपान क्या होना चाहिए? अनुसंधान का प्रथम सोपान क्या होना चाहिए? इसका प्रथम है शोध की रूपरेखा तैयार करना, समस्या का चयन, पद्धतों का संकलन, परिकल्पना का प्रतिपादन, ये हैं। तो अनुसंधान का प्रथम सोपान क्या होना चाहिए? ये है साथियों समस्या का चयन करना, ये हमारा प्रथम ये सोपान है अनुसंधान का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यह टिप्पणी किसकी है कि इतिहासकार का यह कार्य यह है कि वह जैसा वास्तव में है वैसा ही प्रस्तुत करे। यह किसने कहा कि इतिहासकार का काम क्या है? वास्तव में जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करे। ये एल वॉन रोंके ने कहा है। 4 नंबर इसका ऑप्शन रहेगा। एल वॉन रोंके हैं, वो इनका ये कथन रहता है मित्रों। इसके बाद में नेक्स्ट, पिछले 60 वर्षों से भारतीय इतिहास लेखन में मुख्यतः किससे संबंधित नहीं था? पिछले 60 वर्षों से भारतीय इतिहास लेखन मुख्यतः किससे संबंधित नहीं था? ऑप्शन है क्षेत्रीय इतिहास से संबंधित था, वंशों का इतिहास लिखा गया है, राज दरबार
ये राज दरबार की प्रक्रिया पुरानी हो गई है साथियों, ये अब नहीं है। और जनता का इतिहास भी लिखा गया है, तो यहाँ उत्तर नंबर 3 होगा। इससे संबंधित पिछले 60 वर्षों में इतिहास नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्यक्षवादी ऑब्लिक वस्तुवादी इतिहास लेखन संप्रदाय के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रत्यक्षवादी या वस्तुवादी इतिहास लेखन है, उसके संबंध में क्या सही नहीं है, ये हमें बताना है इस प्रश्न में। तो इसमें है कि यह इतिहास लेखन में व्यक्तिवाद और कल्पनाशीलता के महत्व को स्वीकार करता है, ये नहीं करता, यही इसका उत्तर होगा। बाकी आगे क्या है, यह वास्तविक सत्य और प्रमाणिक ज्ञान का समर्थक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में यह परीक्षक की वैज्ञानिक तकनीक और सत्यापन की विधि को पालन करता है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है, इसका दावा है कि इसने इतिहास को विज्ञान रूप में स्थापित किया है, ये भी सही है। तो ये 3 सही है, उत्तर नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी इतिहास लेखन विषय कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारतीय अस्मिता के निर्माण का प्रयास किया। नंबर 2, सही है, किया है ये राष्ट्रवादियों ने। दूसरा है, इसका उदय पक्षपातपूर्ण औपनिवेशिक इतिहास लेखन के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है साथियों कि जब उपनिवेशवादी लेखक आए, अंग्रेज लेखक आए, तो उन्होंने केवल हमारी अपनी दृष्टि से उसको इतिहास को लिखा, हमारा सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप ये राष्ट्रवादी इतिहासकार पनप कर आए थे। इसके बाद में इसका मूल उद्देश्य भारत के अतीत को गौरवान्वित करना नहीं था, बिल्कुल गलत है, ये गौरवान्वित करना था। और तीसरा है, यह औपनिवेशिक इतिहास लेखन का प्रत्युत्तर होने के कारण प्रोपगेंडा मात्र बनकर रह गया। ऐसा नहीं है, प्रत्युत्तर तो उसका था, पर प्रोपगेंडा बनकर नहीं रहा है, इसका काम रहा है, काम किया है इसने पूरी तरह से। तो ये 2 गलत हैं, सी और डी, तो इसमें ए और बी है, ये सही है बिल्कुल। तो इसका उत्तर ए व बी रहेगा, यानी नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें अपने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 है आर.सी. दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये आर.सी. दत्त की पुस्तक है। आर.सी. दत्त है, ये 1901 में इसको लिखते हैं और सर्वप्रथम इकोनॉमिक हिस्ट्री पर सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आर्थिक इतिहास पर किताब ये आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है ताराचंद, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। देखिए साथियों, ये अक्सर पूछी जाती है, भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है इसके बारे के सरकारी इतिहासकार कौन थे, ताराचंद थे। जबकि 1857 की जो क्रांति है उसके सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो एस.एस. सेन थे। इसके बाद में दादा भाई नौरोजी, द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, ये बिल्कुल इनकी पुस्तक है। डी.डी. गोस्वामी, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये डी.डी. गोस्वामी की नहीं है, तो सुमिलित ये 4 वाला नहीं है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्रोतों की शोधकर्ता द्वारा अपेक्षाकृत सूक्ष्म पड़ताल की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से किन स्रोतों की शोधकर्ता द्वारा अपेक्षाकृत सूक्ष्म पड़ताल की आवश्यकता है। समकालीन पत्राचार, गुप्तचरों की रिपोर्ट, संसदीय और प्रेस रिपोर्ट, व्यक्तिगत डायरियां और आत्मकथाएं। ये व्यक्तिगत डायरियां और आत्मकथाएं हैं, इसका उत्तर ये है, इनकी सूक्ष्म पड़ताल की आवश्यकता है। इससे हमें एक गहन इतिहास लेखन में अत्यधिक मदद मिलती है। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो ये साथियों यूनानी अथवा ग्रीक, इंग्लिश में ग्रीक कह देते हैं, हिंदी में यूनानी कह देते हैं, इसके हिस्टोरिका से इतिहास शब्द बना है, तो ये इसका उत्तर रहेगा यूनानी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ गॉड रचना किसकी है। संत अगस्तीन भी लिखा हुआ है, ऑगस्टीन बोलते हैं इनको, संत ऑगस्टीन है, इनकी सिटी ऑफ
गौड़ रचना है इनकी रहती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी लंबे वाक्य इसमें दिए गए हैं। ये वाक्यों में पहला देखिए कि स्त्री अधिकारवादी इतिहास लेखन भारत में एक शक्तिशाली विमर्श के रूप में उभरा है। स्त्री अधिकारवादी इतिहास लेखन भारत में एक विमर्श के रूप में उभरा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्त्री अधिकारवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं है? यानी स्त्री अधिकारवादी जो इतिहास लेखन है इसके बारे में कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। तो इसमें है पहला कि स्त्री अधिकारवादी विद्वान इस राष्ट्रवादी व्याख्या से सहमत हैं कि वैदिक काल में स्त्री समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। ये स्त्री अधिकारवादी विद्वान हैं, राष्ट्रवादियों की इस व्याख्या से सहमत नहीं है साथियों, तो यही इसका उत्तर होगा। बाकी स्त्री अधिकारवादी लेखक स्त्री केंद्रित इतिहास लिखने के क्रम में स्त्रियों का बहुत सा लेखन प्रकाश में लाए, बिल्कुल लाए हैं। स्त्री अधिकारवादियों ने यह रेखांकित किया है कि स्त्रियों की आवाज़ नहीं थी और वे सभी स्तरों और समुदायों में भेदभाव का शिकार रही हैं, ये उन्होंने कहा है। स्त्री अधिकारवादियों का मत है कि इतिहास के विश्लेषण में लैंगिक भेदभाव के मुद्दे को सम्मिलित कर लेने से अतीत की व्याख्या में गहराई आएगी, ये भी उनका मानना है साथियों। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्या क्वेश्चन ये है कि औपनिवेशिक इतिहास के विषय में गलत कथन, औपनिवेशिक इतिहास के विषय में गलत कथन पहचानिए। औपनिवेशिक इतिहास के विषय में गलत कथन को पहचानना है अपने को। ऑप्शन ए, औपनिवेशिक इतिहास लेखन भारत की एकता का श्रेय ब्रिटिश सत्ता को देता है। भारत की एकता का श्रेय देता है क्योंकि ये औपनिवेशिक थे, वहाँ के इंग्लिश से इतिहासकार थे, इसलिए उन्होंने उनके बारे में लिखा है। दूसरा, उसके अनुसार ब्रिटिश पूर्व भारत में 18वीं शताब्दी अंधकार की शताब्दी थी। यानी वो क्या कहते हैं कि ब्रिटिश से पहले भारत में अंधकार की शताब्दी थी, बिल्कुल कहा है उन्होंने। भारत एक अवरुद्ध समाज था, ये भी कहा है। जेम्स मिल जो भारत के पहले इतिहासकारों में गिना जाता है ने भारत के अतीत की बहुत अधिक प्रशंसा की है, ये गलत है। जेम्स मिल ने प्रशंसा नहीं की है साथियों। ये उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने भारत की लगभग सभी किसी भी इतिहासकार ने भारत की प्रशंसा नहीं की है। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संबंध में कैम्ब्रिज इतिहास लेखन संप्रदाय अस्तित्व में कब आया? भारतीय इतिहास के संबंध में कैम्ब्रिज तो जो इतिहास लेखन संप्रदाय है ये अस्तित्व 1970 के दशक में आया है, तो 3 नंबर इसका उत्तर रहेगा मित्रों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास लेखन में कैम्ब्रिज संप्रदाय के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास लेखन में कैम्ब्रिज संप्रदाय है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके थे अनिल सील और जॉन गैलेगर। अनिल सील और जॉन गैलेगर हैं, वो इसके क्या रहे हैं, इसके संस्थापक रहे हैं कैम्ब्रिज संप्रदाय के। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है क्योंकि, क्यों संभव नहीं है ये बता रही है। ए, यह इतिहास के दृष्टिकोण से ही लिखा जाता है, यह किसी दृष्टिकोण से लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। इसी कारण वस्तुनिष्ठता नहीं है क्योंकि हर एक का अपना दृष्टिकोण होता है। 2, इतिहासकार कभी पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं हो सकते, ये भी सही है क्योंकि कोई न कोई चीज़ से, किसी न किसी इतिहासकार से, किसी न किसी व्यक्ति से वो हमेशा क्या रहते हैं, हमेशा वो प्रभावित रहते हैं। नेक्स्ट सी, इतिहास का दृष्टिकोण अतीत का वर्णन करते हुए चयनात्मक होता है। इतिहास का दृष्टिकोण अतीत का वर्णन करते हुए चयनात्मक होता है, ये भी सही है। और लास्ट है, इतिहासकार अतीत का पुनर्निर्धारण वैसा ही करते हैं जैसा वास्तव में था, ऐसा नहीं होता, जैसा वास्तव में था ऐसा नहीं हो पाता। तो यहाँ ए, बी और सी ये 3 कथन है, ये सही है। ए, बी और सी ये तीनों सही हैं, चौथा सही नहीं है साथियों। तो ये इसका उत्तर ABC वाला 3 नंबर होगा।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक कारण है, ऐतिहासिक कारण हैं, ऐतिहासिक कारण क्या है हमें ये बताना है साथियों। तो यहाँ ऐतिहासिक कारण क्या है, वह एक घटना है, एक कार्य है अथवा एक भूल है जिसके बिना परवर्ती घटनाएं उल्लेखनीय ढंग से भिन्न प्रकार से घटित होते हैं, ये सही है। दूसरा, जिसका प्रयोग इतिहासकार किसी ऐतिहासिक परिस्थिति अथवा घटना को व्याख्यातित करने में करता है, सही है। व्याख्यातित की जाने वाली घटना की पूर्ववर्ती अनिवार्य परिस्थितियों में से एक परिस्थिति है, ये भी सही है। ऐतिहासिक कर्ता के मंतव्य, इरादे आदि जिनके कारण वह कर्म की ओर प्रवृत्त हुआ है, ऐतिहासिक कर्ताओं की मंतव्य, इरादे आदि जिनके कारण वह क्या है, कर्म की ओर प्रवृत्त हुआ है, ये भी सही है। यानी इसमें उत्तर नंबर 4 होगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट अगला कथन, अगला है कि किसका कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन के रूप में। अब इतिहासकार अपने आप को दोहराता है, पहली बार त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन के रूप में। ये किसने कहा है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। मार्क्स इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि शोधार्थी को शोध की ग्रंथ सूची में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। शोधार्थी जो है शोध प्रबंध की ग्रंथ सूची में कौन सी सूचना नहीं दे तो भी काम चल जाएगा, बाकी देनी पड़ती है। लेखक का नाम देना होता है, ग्रंथ का शीर्षक भी देना होता है, प्रकाशन का वर्ष भी देना होता है, पृष्ठ की संख्या जरूरी नहीं है दे, तो ये हमारा यहाँ उत्तर रहेगा साथियों, ये हमारा उत्तर है यहाँ रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसका मत है कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम, अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता। किसका मत है कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम, अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता। ये मत है आरसी मजूमदार का। यानी कोई भी कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता। इसके बाद में नेक्स्ट, विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से विकसित हुए थे। यह कथन किसका है, विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से विकसित हुए थे, ये कथन कोलिंगवुड का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं किया जाता। प्रत्यक्षदर्शियों का विवरण सम्मिलित किया जाता है, शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख ये नहीं किए जाते, स्मरणार्थमक सामग्री ये की जाती है, घटनाओं की वीडियो चित्र किए जाते हैं। तो यहाँ 2 नंबर उत्तर हमारा रहेगा साथियों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्रोत सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए उसकी अंतः आलोचना के विषय में कथन पहचानिए। अंतः आलोचना का संबंध है, ये कथन है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले देखेंगे, दोबारा देख लेंगे। स्रोत की सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए उसकी अंतः आलोचना के विषय में गलत कथन कौन सा है। अंतः आलोचना का संबंध है स्रोत की प्रामाणिकता से। अंतः आलोचना का संबंध स्रोत की प्रामाणिकता से नहीं, लेखक के मंतव्य से सही है, दस्तावेजों के लिखे जाने के प्रयोजन से सही है, आंतरिक विरोधाभासों से। इसका ए उत्तर रहेगा साथियों। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला है कि निम्नलिखित में से इतिहास के संबंध में विधाएं, एपिग्राफी, सिग्लियोग्राफी, फिलोसफी, फेलियोग्राफी। ये क्वेश्चन साथियों पढ़ने का मतलब ही नहीं है कि ये डिलीट कर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि टाइनबी के अनुसार इतिहासकार के संपूर्ण इतिहास की इकाई क्या होनी चाहिए। टाइनबी ने क्या माना है, तो वो कहते हैं सभ्यता होनी चाहिए।
सभ्यता को टाइनी बीन में माना है साथियों। तो यहाँ ये उत्तर रहेगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं हम। उत्तर आधुनिकों के लिए इतिहास का अंत पद का तात्पर्य है। उत्तर आधुनिकों के लिए इतिहास का अंत पद का तात्पर्य है, इतिहास वहां पहुंच चुका है जहां उसे पहुंचना था? नहीं, अब तक निश्चल समय निश्चल रहेगा और इतिहास अग्रसर नहीं होगा, ये भी नहीं है। इतिहास में पाश्चात्य समाज में अपना लक्ष्य पा लिया है, अन्य समाज भी देर सवेर से प्राप्त कर लेंगे, इसे बिंदु से आगे प्रगति नहीं होगी, ये भी नहीं है। हम उत्तर ऐतिहासिक युग में रह रहे हैं, इतिहास को हम जैसा जानते हैं उसका अंत हो चुका है। ये सही उत्तर है। इतिहास का अंत से तात्पर्य उत्तर आधुनिकों के लिए यही है, 4 नंबर इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट साथियों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास विषयक कथन उसकी प्रकृति का सही निरूपण नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास विषयक कथन उसकी प्रकृति का सही निरूपण नहीं करता? ये कथन है, इसका ऑप्शन ए है, इतिहास एक सीमित अर्थ में वस्तुनिष्ठ हो सकता है। इतिहास का लक्ष्य सामान्यीकरण करना नहीं है, इतिहास का लक्ष्य वस्तुनिष्ठता नहीं है। इतिहास अतीत विषयक वर्तमान दोनों का परिचायक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा इतिहास विषय कथन उसकी प्रकृति का सही निरूपण नहीं करता? ये इसमें ये है 3 नंबर कि इतिहासकार का लक्ष्य वस्तुनिष्ठता नहीं है। नेक्स्ट साथियों, अपना अंतिम क्वेश्चन इस पेपर का जो पिछली बार पूछा गया है वो पूछा गया है कि क्लियोमेट्रिक है। क्लियोमेट्रिक क्या है? इतिहास का गणितीय अध्ययन को क्लियोमेट्रिक कहते हैं। ये था साथियों अपने इतिहास में अनुसंधान, जो पेपर फर्स्ट की यूनिट सी थी, जिसमें पूरे 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 101 से लेकर 150 तक पेपर फर्स्ट में वो थे मित्रों ये। और यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि हम प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन बैच, एक लाइव बैच ऑनलाइन हम प्रारंभ करें इतिहास में अनुसंधान के लिए, हमारे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास उचित लगता है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो ऊपर नाम लिखा हुआ आपको दिख रहा है, उसे आप ज्वाइन करें। उसमें प्रतिदिन जो टेस्ट चल रहे हैं राजस्थान जीके के और इतिहास के, वो दें तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक टीम, असिस्टेंट प्रोफेसर की टीम के साथ इस भर्ती में आए, यही मेरा उद्देश्य है, हमारी टीम का उद्देश्य रहता है। आज इतना ही मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।